नमस्कार बच्चों, स्वागत है सीटेट की क्लास में। बच्चों सीटेट में हम लोग शिक्षण अध्ययन पेडागोजी मैथ की पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और ये आपका जो वीडियो है, ये चाहे आप जूनियर का टेस्ट दे रहे हो या आप प्राइमरी लेवल का टेस्ट दे रहे हो, कोई भी पेपर दें, ठीक है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी हम करवाएंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, गणित की प्रकृति, गणित का जो नेचर है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, वो कैसा है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित से क्या किया जाता है? नंबर 1, आप संख्याओं का ज्ञान करेंगे, स्थान का ज्ञान करेंगे, स्पेस, दिशा, मैग्नीट्यूड का ज्ञान करेंगे, मापन और माप तौल गणित से प्राप्त करेंगे। इसका आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। छोटे छोटे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय गणित का अमूर्त रूप है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो गणित है वो विज्ञान का अमूर्त रूप है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित क्या है? तार्किक विचारों का विज्ञान है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझेगा, कॉपी में नोट करेंगे। गणित आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। गणित कैसा है? आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान। अगला पॉइंट है, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। देखिए, गणित का जो ज्ञान का आधार है वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारी ज्ञानेंद्रियों से। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। गणित के नियम, सिद्धांत और सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्थान पर की जा सकती है, किसी भी एग्जाम्पल से, उदाहरण से की जा सकती है। ये ध्यान रखना है। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। तो बच्चों, गणित जो है, क्योंकि गणित को एक विज्ञान कहा गया है और गणित में तीनों ही विज्ञान समाहित है, चाहे आपका भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो। गणित के अध्ययन से आगमन और निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। देखिए, गणित के अध्ययन से आपका आगमन यानी इंडक्शन, निगमन यानी डायरेक्शन और सामान्यीकरण, जिसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं, की योग्यता विकसित होती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित के अध्ययन से बालकों में क्या होता है? आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको आप सभी लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। गणित की तर्क शक्ति, क्योंकि गणित को तार्किक विज्ञान कहा गया है, तर्क शक्ति का विज्ञान कहा गया, रीजनिंग कहा गया है, तो गणित में तार्किकता की प्रक्रिया है। गणित कैसी है? एक तार्किकता की प्रक्रिया है, रीजनेबल प्रक्रिया है, जिसमें आप दिमाग लगाकर उन प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें नंबर 1 अनुमान, नंबर 2 सामान्यीकरण और नंबर 3 विशिष्ट स्थिति और नंबर 4 परिकल्पना और प्रमाण। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है इसमें। अब देखिए, गणित की भाषा। नंबर 1, गणित की भाषा अंतरराष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक है। चाहे अपने देश हो या विदेश हो, कहीं भी आप चले जाएं, जैसे भाषा है, जिस तरीके से फॉर्मूला यूज यहाँ होते हैं, उसी प्रकार से गणित विदेशों में भी पढ़ाई जाती है। तो गणित की जो भाषा लैंग्वेज है वो अंतरराष्ट्रीय है एवं सार्वभौमिक है। यह क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। कैसी है? क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा है।
यह संकेतात्मक एवं चित्रात्मक है। कैसी है? संकेतात्मक है और चित्रात्मक है। गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिसे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना के लिए उपयोग किया था। गैलीलियो ने क्या कहा? गणित एक ऐसी भाषा है जिसे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। गणित एक ऐसी भाषा है जिसे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। आइए महत्वपूर्ण कथन। नेपोलियन के अनुसार क्या है? गणित के उन्नत में ही सबकी उन्नति है। नेपोलियन का कथन है कि गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। हम ने गणित के बारे में क्या कहा? गणित एक पत्थर के समान विषय है। आपने क्या कहा? गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहती है इसमें हमने। आइए प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने क्या कहा है? गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है जिससे कोई सोई हुई आत्म चेतना व जागृत अवस्था में आती है। प्लेटो ने कहा था कि गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। गणित जो है मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है जिससे सोई हुई आत्मा में चेतना व जागृत अवस्था में आती है। डटन ने क्या कहा गणित के बारे में? गणित तर्क सम्मत विचार है। डटन ने कहा कि गणित क्या है? तर्क सम्मत विचार है। और जॉन लॉक के अनुसार गणित क्या है? गणित वो मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। बहुत अच्छी बात कही है। जॉन लॉक के अनुसार गणित वो मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। और मार्शल स्टोन के अनुसार अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। तो ये मार्शल स्टोन ने कहा है कि अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही क्या है? गणित है। गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। गॉस ने क्या कहा कि गणित जो है वो विज्ञान की रानी है। रोजर बैकेट के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे बच्चों इसे। गणित की परिभाषा रोजर बैकेट ने क्या कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है व कुंजी है। ये बात किसने कही थी? रोजर बैकेट ने कही थी। हाफवेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण। हाफवेन ने क्या कहा? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी ऑल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं बच्चों। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और सीटेट के लिए 1 नंबर की डेफिनेशन आपसे इनमें से गणित से पूछी जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये शिक्षण है जिसको हम निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। सीटेट से इससे क्वेश्चन बनता है बच्चों। निदानात्मक शिक्षण जिसे हम डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं, क्या चीज है? निदान का अर्थ होता है कारण जानना। निदान का अर्थ क्या होता है? कारण जानना। जब आप बीमार होते हैं तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? आपकी बीमारी का कारण जानता है और इसके अनुसार वो आपको मेडिसिन देता है। उसमें आपका जब मेडिसिन आप खाते हैं तो उसको आपका क्या हो जाता है? उपचार हो जाता है और इस प्रकार से बीमारी का निदान हो जाता है। तो निदान का अर्थ बच्चों क्या है? कारण जानना। निदान का अर्थ क्या है? कारण जानना। यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियों, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है? महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, ध्यान देंगे। इसमें बच्चों की असफलता, कमियों एवं कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। इससे बच्चों की असफलता, कमियों एवं कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। किससे? निदानात्मक शिक्षा से। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि
एक बच्चा कक्षा 3 में पढ़ता है और वह असफल हो जाता है, तो उसको निम्न में से किस शिक्षण की आवश्यकता है? उपचारात्मक, निदानात्मक, निर्देशात्मक, इस प्रकार से 4 विकल्प बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो शिक्षण है वो निदानात्मक शिक्षण है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण की, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद जब हमें ये पता चल जाए कि आखिर में बच्चे में कमी कहाँ पर है, बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनकी समाधान करना, उनकी समस्या का समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है, कोई समस्या आई, उसका आप कारण जानें कि आखिर में बच्चे ने इस प्रश्न को क्यों हल नहीं कर पाया, आखिर में क्या समस्या थी, शाम को पढ़ा नहीं था या इसको आपने जब कल पढ़ाया तो उसको कम समझ में आया, उसको जानने का प्रयास किया तो वो आपका निदानात्मक शिक्षण हो गया। इसके बाद में जब आपने उसकी कमी का पता लगा लिया, कारण का पता लगा लिया, उसके बाद में आपने क्या किया, उसका समाधान कर दिया या फिर उसको दोबारा से समझा दिया, शिक्षण कार्य करा दिया दोबारा से, तो इसको हम कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण। क्या कहेंगे बच्चों? उपचारात्मक शिक्षण। अब हमें उम्मीद है कि दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई है। ठीक है, चलिए देखिए सामुदायिक गणित क्या है, कॉम्बिनेटिव मैथमेटिक्स। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है और हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है तथा आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चों गणित आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कोई आपसे ये कहे कि गणित का क्या उपयोग है, गणित का व्यवहार में बहुत बड़ा उपयोग है। आप कहीं भी आय व्यय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो अगर आपको गणित नहीं आती है तो आप धन का जोड़ घटाना नहीं कर पाएंगे, तो आप इसमें ठगे जा सकते हैं। तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को, चाहे कौन से वर्ग का व्यक्ति हो, गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। और हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका कमाता है और आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये है, इसको हम कहते हैं सामुदायिक गणित। क्या बच्चों कहते हैं? सामुदायिक गणित। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, सामाजिक जीवन जीने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर आप समाज में अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको गणित आनी चाहिए, चाहे आप कौन सा काम क्यों ना करते हो, क्योंकि गणित के बिना कुछ है ही नहीं। समाज में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, सेवाएं आज सभी गणित पर ही निर्भर होते हैं। और फिर भी लोग गणित से डरते हैं, गणित को बीच में ही छोड़ देते हैं, बायोलॉजी लेते हैं क्योंकि उनको गणित से डर लगता है। लेकिन आपको इतनी तो गणित आनी चाहिए कि आप व्यवहार जगत में आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी लेन देन करना चाहते हैं, तो कम से कम उसमें तो कोई समस्या ना आए। समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने एवं समाज के प्रगति के रास्ते पर चलाने में गणित की मुख्य भूमिका होती है। बहुत अच्छी बात करेंगे, समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने और समाज को प्रगति के रास्ते पर चलाने में गणित की मुख्य भूमिका होती है। आइए औपचारिक मूल्यांकन को पढ़ते हैं, एप्लीकेशन थ्रू फॉर्मूला। औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है बच्चों? यह मूल्यांकन का वह तरीका होता है जिसमें अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा छात्रों की सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जब कोई अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता जब हम बच्चों को सीखने की प्रगति का समय समय पर चाहे लिखित रूप से और चाहे मौखिक रूप से उनकी परीक्षा लेते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, इसमें विद्यार्थियों को पता रहता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों को पता रहता है कि हमारी परीक्षा 8 मासिक परीक्षा है, त्रैमासिक परीक्षा
है, वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन से मुख्यतः छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसे ये पता चलता है, इससे छात्र की जो शैक्षिक उपलब्धि है वो हमें पता चलेगी कि हमने जो पढ़ाया है यह छात्र कितना कुछ सीख चुका है, 3 महीने में कितना सीखा है, 6 महीने में कितना सीखा है। और वार्षिक में अंत में उसका वार्षिक परीक्षा इसलिए करवाई जाती है ताकि उसके हमें शैक्षिक मूल्यांकन का पता लग सके कि छात्र साल भर जो पढ़ा है उसने क्या पढ़ा है। अब हम बात करेंगे औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां। औपचारिक मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं, आइए पढ़ते हैं। तो इसकी पहली विधि क्या है, जांच सूची या चेकलिस्ट। जांच सूची या चेकलिस्ट, जांच सूची में कुछ कथन दिए होते हैं, उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। इसमें प्रश्न अथवा कथन बहुत स्पष्ट होते हैं। जैसे जांच सूची या चेकलिस्ट है तो उसमें प्रश्न दिए रहते हैं और प्रश्न पूछा जाता है कि ये बात सही है कि गलत है, यानी सत्य और असत्य के रूप में प्रश्न दिए रहते हैं। और नंबर 2 हम बात करेंगे प्रश्नावली की। इसमें विद्यार्थियों को छपी हुई प्रश्नों की सूची दे दी जाती है। प्रश्नावली में क्या होता है, विद्यार्थियों को छपी हुई प्रश्नों की सूची दे दी जाती है जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देता है। यानी जब बच्चा उनको प्रश्न पत्र दिया जाता है, प्रश्न पत्र देने के बाद में जिसमें वो प्रश्न को उत्तर लिखता है उसको बच्चा अध्यापक को वापस कर देता है। और प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट टेस्ट, ये क्या होता है, छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विशेष विषय पर प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट दे दिया जाता है। यानी कि अध्यापक क्या करता है, कोई विशेष टॉपिक पर या विषय पर उसे एक असाइनमेंट बोल देता है कि इस टॉपिक पर आपको एक असाइनमेंट लिखना है। और इसमें उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है जिससे इसे पूरा करने के लिए छात्रों को कुछ समय दिया जाता है और वह इसे घर पर रहते हुए भी कर सकता है। यानी असाइनमेंट होता है और कह दिया जाता है, आपको टॉपिक दे दिया जाता है, संबंधित विषय दे दिया जाता है और कह दिया जाता है बच्चे घर से आपको इसको असाइनमेंट लिख के लाना है। तो इस प्रकार के आपके जैसे बीटीसी, डीएलएड हुआ और बीएड हुआ, ऐसी शैक्षणिक जो एग्जाम होती है इसमें आपसे असाइनमेंट वगैरह लिखवाए जाते हैं। बीटेक जैसे हुआ लिखित परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य हैं। इसमें पहले क्या पूछे जाते हैं आपसे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निबंधात्मक प्रश्न यानी ऐसे टाइप के बड़े बड़े प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं में छात्र को विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सरल एवं संबंधित उत्तर लिखने होते हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली जिसे हम कहेंगे प्रमाणित और जिनका सामान्य स्तर के होते हैं, ये प्रमाणित जो होते हैं जैसे हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं, प्रमाणित जिनके ये सामान्य स्तर के होते हैं। दूसरे वो जो पहले से ही स्थापित किए होते हैं तथा दूसरी अध्यापक निर्मित। दूसरे क्या होते हैं, अध्यापक निर्मित होते हैं जिनमें प्रश्नों का निर्माण शिक्षक स्वयं करता है। ठीक है, तो जो प्रमाणित जो होते हैं या प्रमाणित कहते हैं जिसे, वो पहले से ही स्थापित किए होते हैं, यानी पहले से ही नोट होते हैं, प्रश्नों को पेपर पहले से बन के आता है। और दूसरे ये अध्यापक निर्मित करता है, अध्यापक निर्मित करता है जिनमें प्रश्नों का निर्माण शिक्षक स्वयं करता है। अच्छा, मौखिक परीक्षाएं इंपॉर्टेंट। इन परीक्षाओं में मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, विचार विमर्श तथा नाट्य प्रदर्शन आदि सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा औपचारिक हो गया, अब हम बात करेंगे अनौपचारिक मूल्यांकन की। अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, इंग्लिश में इसे इवैल्यूएशन थ्रू इनफॉर्मल कहते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा बिना उनकी जानकारी के किया जाता है। यानी अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा बिना उनकी जानकारी के किया जाता है। इस मूल्यांकन द्वारा छात्रों का गुणात्मक
मूल्यांकन किया जाता है, जिसे हम इंटरव्यू वगैरह कहते हैं। इंटरव्यू में भी कोई उनको जानकारी नहीं होती है कि उनसे क्या पूछा जाएगा, तो उसमें जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं और इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जहाँ वाइवा वगैरह कहते हैं, उनको इन परीक्षाओं में, जिसे हम अनौपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत देखते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। इसकी पहली विधि है अवलोकन या निरीक्षण विधि। इसे हम कहेंगे अवलोकन या निरीक्षण विधि। अवलोकन या निरीक्षण विधि क्या होती है? यह विधि छोटे छोटे बच्चों पर अपनाई जाती है। यह विधि जो होती है छोटे छोटे बच्चों पर अपनाई जाती है। इसमें अध्यापक बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। इस तकनीक का उपयोग बालकों की योग्यता और व्यवहारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संवाद, इस विधि में बच्चों का आपस में किसी विषय पर संवाद या वाद विवाद कराया जाता है। इससे आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार का पता चलता है, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। अभिलेखों में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है। अभिलेखों में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनकी जानकारी होना आपको आवश्यक है। अब बच्चों हम लोग गणित में शिक्षण की समस्याओं को पढ़ेंगे। टीचिंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, आखिर में कौन कौन सी गणित की समस्याएं शिक्षण में आती हैं, आइए देखते हैं। छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, पहली चीज हमें देखना है इसमें, छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अगर विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो गणित अच्छे से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अच्छे मस्तिष्क में ही गणित आ सकती है। अगर आप बीमार हैं, चाहे मानसिक तौर पे हो या शारीरिक तौर पे हो, तो आपको गणित समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गणित समझने के लिए आपका फ्रेश माइंड चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों का गणित में कमजोर होना अक्सर होता है। जब अच्छे प्राथमिक स्तर पे होते हैं तो उनको जो प्राथमिक गणित होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी संक्रियाएं होती हैं, अगर बच्चा इसमें ही कमजोर रह जाता है, वो भाग नहीं कर पाता है, या हम ये कहें कि ये जो संक्रियाएं होती हैं पहाड़ों पर डिपेंड करते हैं, बच्चा अक्सर कतराता है प्राथमिक स्तर पर पहाड़े याद करने के लिए, तो वो अक्सर इन चीजों से कमजोर हो जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों का गणित में कमजोर होना भी एक प्रमुख समस्या है। गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण न होना, अगर गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण नहीं है, मतलब कि छात्र स्कूल में पढ़ने के लिए आया और आपने गणित का उसको भय दिखा दिया, गणित पढ़ाने में आप उसको मारपीट करते हैं, तो बच्चा स्कूल आना ही छोड़ जाएगा। तो गणित के नाम पर गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण अगर आप नहीं बनाएंगे तो छात्र नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखेगा। पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या, ये भी जरूरी है। पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या, पाठ्यक्रम भी छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जिस स्तर के विद्यार्थी हैं उस स्तर का ही पाठ्यक्रम होना चाहिए गणित का। अगर पाठ्यक्रम ज्यादा जटिल हो गया तो बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे और वो गणित से भागने लगेंगे। शिक्षक का व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। शिक्षक का व्यवहार बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए, सब होना चाहिए। अगर शिक्षक का व्यवहार छात्र के प्रति अच्छा नहीं है तो छात्र गणित से घबराएगा। छात्र को कोई प्रश्न है, आपने समझाया, उसको हो सकता है उस समय समझ में आ जाए, आपने होमवर्क दे दिया, घर पे जाके बच्चा नहीं कर पाया, वो दूसरे दिन आया, आपने उसको मारा पीटा डांटा, तो वो क्या करेगा, दूसरे दिन स्कूल नहीं आएगा, गणित से डरने लगेगा। तो शिक्षक का व्यवहार जो है वो छात्र के प्रति अच्छा होना चाहिए। छात्र जितनी बार प्रश्न को पूछे और शिक्षक उतनी बार उसको बताना चाहिए।
अध्यापक का संबंधित विषय का सही का ज्ञान ना होना। अगर गणित में, अगर चाहे गणित की बात हो या और भी विषयों की बात हो, तो बच्चों अगर अध्यापक का उस विषय में सही ज्ञान नहीं है तो वो सही से नहीं पढ़ा पाएगा। तो गणित का अध्यापक है तो उसको गणित का सही से ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो गणित उसको समझ में नहीं आएगा। उचित शिक्षण विधि का उपयोग, और गणित को पढ़ाते समय उचित शिक्षण विधि का भी उपयोग होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ा तो लेते हैं, पढ़ाने लगते हैं, उनको सवाल भी आता है लेकिन समझाने का तरीका नहीं पता होता है, और समझाने का अगर तरीका नहीं आएगा तो छात्र सही से समझ नहीं पाएगा और उसका जो शिक्षण अध्ययन है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख समस्याएं आती हैं शिक्षण अधिगम में, गणित के शिक्षण के अधिगम में। ठीक है, आइए त्रुटि विश्लेषण। छात्रों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों या त्रुटियों का पता लगाकर उनके कारणों की खोज करना ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है, एरर एनालिसिस कहलाता है। यानी छात्रों की जो भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनको आपको पता लगाना है और उसके कारणों की खोज करके उसका विश्लेषण करना। ठीक है, त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। गणित शिक्षा में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चे त्रुटि नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे तो वो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि गणित में शिक्षा में, अगर गणित की शिक्षा में बच्चा त्रुटि नहीं करेगा, अगर वो यही करेगा कि हम लगाएंगे सवाल और हमसे सवाल गलत हो जाएगा, तो बच्चों क्या वो अच्छे से सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो गणित शिक्षा में त्रुटि करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप बच्चों को समझाएं, समझाने के बाद उनसे कहें कि आप गलती तो करो, गलती करने पे आप पे कोई डांट नहीं पड़ेगी, आप प्रयास तो करिए। एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीन बार होगी, फिर आपका सुधार हो जाएगा। तो आप गलती करने से मत डरिए, क्योंकि गणित शिक्षा में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन्हीं के द्वारा बच्चे सीखते हैं। गणित में त्रुटियां तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक हो सकती हैं। देखिए, गणित में जो त्रुटियां होती हैं वो तथ्यात्मक हो सकती हैं, तथ्य के आधार पर हो सकती हैं और प्रक्रिया के आधार पर होती हैं। बच्चा गणना कर रहा है सवाल में और भाग किस प्रक्रिया में आप देखते हैं कि उसको भाग देने के बाद पारा कहीं गलत हो जाता है, या घटाने में गलती हो जाती है, या संख्या उतारने में गलती हो जाए, या और भी प्रक्रियाओं में गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें गलतियां हो सकती हैं और गलतियां करने से ही सुधार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रुटियां बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। त्रुटियां बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। देखिए, बच्चे आप त्रुटियां करें और आप कहें कि ये 10 अंकों का प्रश्न है और आप इसमें करिए, तो बच्चे क्या करेंगे, उनको प्रयास करेंगे, जितने गलत होंगे तो उसमें आप गलत अंक कम अंक मिलेंगे और ज्यादा सही होंगे तो ज्यादा अंक मिलेंगे। तो त्रुटियों के प्रकार बच्चों क्या क्या होते हैं? पहली प्रकार होती है लापरवाही। लापरवाही वाली त्रुटियां अक्सर होती हैं। तो अगर आप सवाल लगाते वक्त, पढ़ाते वक्त लापरवाही करते हैं, ध्यान से, लापरवाही का मतलब क्या है? आप शिक्षक समझाते हैं और छात्र उनका ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो अगर वो ध्यान से बोर्ड पे नहीं समझेगा तो उसको सही से समझ में नहीं आएगा, तो ये उसकी लापरवाही है। कम्युनिकेशनल त्रुटियां, कम्युनिकेशनल जो त्रुटियां होती हैं वो वार्तालाप वाली त्रुटियां रहती हैं। जैसे हमने कुछ भी पढ़ा और छात्र को ने उसको ध्यान से सुन नहीं पाया, मैंने बोला उसने सुन नहीं पाया, तो ये कम्युनिकेशनल त्रुटि हो गई। और व्यक्तिगत त्रुटि, जब छात्र स्वयं सवाल करेगा या हम स्वयं सवाल लगाएं और हमसे भी कहीं गलतियां हो जाएं तो वो व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। अवधारणात्मक त्रुटियां, अवधारणात्मक त्रुटियां क्या होती है? ये अवधारणा के आधार पर, किसी ने कह दिया कि नहीं ये सवाल ऐसा ही लगाया जाएगा, इसका उत्तर ऐसा ही आएगा, ये अवधारणा है, तो उस अवधारणा के आधार पर सब लोग मानने लगते हैं कि हाँ इसका यही होगा, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप उसको प्रश्न को हल करेंगे, एक प्रश्न को हल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो एक तरीके से अगर प्रश्न नहीं आया तो आप
त्रुटियां गणित में बच्चों देखी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी से प्रश्न सीटेट में अवश्य पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाता है। संख्यात्मक आंकड़ों का कैसा व्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। और आंकड़ों के प्रकार, इसके आंकड़ों के प्रकार, प्रथम आंकड़े क्या है, जब कोई व्यक्ति खुद आंकड़े प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। नंबर 1, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आप स्वयं इसको खोज सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है। दूसरी विधि क्या है, इनडायरेक्ट, यानी कि जो दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, और ओरल ये मौखिक रूप से हम इसकी खोज कर सकते हैं, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करके। स्थानीय जो सूचनाएं होती हैं, स्रोत होते हैं, उनसे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्नावली करवा सकते हैं, और प्रगणकों द्वारा सूची भरवाना। जो प्रगणक होते हैं उनको द्वारा सूची भरवाना, ये इसकी प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की ये विधियां हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, स्थानीय स्रोतों को सूचना प्राप्त करना, और प्रश्नावली भरवाकर और दूसरा प्रगणकों द्वारा सूची भरवाना। और द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं, इन आंकड़ों को परस्पर सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह पहले प्रकाशित या अप्रकाशित हो चुके होते हैं। द्वितीय आंकड़े वो होते हैं, जैसे बच्चों जनसंख्या वगैरह गणना जनगणना होती है, तो हम लोग प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इन आंकड़ों को सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह पहले प्रकाशित या अप्रकाशित हो चुके होते हैं। इसे हम द्वितीय आंकड़े कहा जाता है। द्वितीय आंकड़ों को प्राप्त करने की दो विधियां हैं। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, और नंबर 2, सरकारी प्रकाशन। इसकी दो विधियां हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन और सरकारी प्रकाशन। और इसकी तीसरी विधि क्या है, आगे सरकारी संस्थाओं का प्रकाशन। चौथी विधि है व्यापारिक संस्थाओं का प्रकाशन, और पांचवी विधि है पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। ये इसकी प्रकाशन की 5 विधियां प्रमुख हैं। आइए चलिए बच्चों, सीटेट में अब ये जो इस प्रकार के प्रश्न बच्चों हमने अभी तक जो प्रश्न पढ़े थे, और जो भी सीटेट की शिक्षण अध्ययन को पढ़ा था, उसके बाद में 15 नंबर के क्वेश्चन आपके इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सॉल्यूशन वाले करने आते हैं, सॉल्व प्रश्न करने के लिए होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। ये प्रीवियस ईयर के बच्चों प्रश्न हैं। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेमी का क्षेत्रफल घेरती है। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है, ये कितना दिया है, 144। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, भुजा, और भुजा इसका बराबर है 144। और यहाँ क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है, कितने का पद होता है, 12। इसके बाद में वर्ग का परिमाण क्या होता है, वर्ग का परिमाण, वर्ग का परिमाण बच्चों क्या होता है, 4a। और a का मान कितना दिया, 12, तो कितना हो जाएगा, 48। ये वर्ग का परिमाण था, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल था, और यदि एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप कितना है बच्चों, 48। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। तो 48 बराबर 2 गुणे 16 + 20
2 से ये काटा हमने कितने बार काटा, 24 बार काटा। और 16 का जब 75 कर देंगे तो 24 माइनस 16, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 8। बी का मान 8 आ गया। हमें आयत का क्षेत्रफल बच्चों निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई बटे चौड़ाई। लंबाई है 16, चौड़ाई कितनी है 8, 16 के 128, ये आपका 16 के 128, ये आपका आंसर है। पहला विकल्प सही है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें दे रखी हैं। क्रेयॉन का एक पैकेट 15 रुपया 50 पैसा, पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपया, स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपया 50 पैसा, एक कैंची 17 रुपए की, एक रबड़ 2 रुपए की, चमकीले कागज की एक परत 2.5 रुपए की, सजावटी स्टिकर का एक पैकेट 5 रुपए का। ठीक है, अब देखिए सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन खरीदा। क्रेयॉन खरीदा कितना, एक पैकेट, तो इसका रेट यही रहेगा 15 रुपया 50 पैसा। ठीक, इसके बाद में 2 पैकेट पेंसिल खरीदे, तो एक पैकेट है 14 रुपया की, तो 2 पैकेट कितना हो जाएगा, 28 रुपये। जी हाँ, तो बच्चों देखिए 2 पैकेट कितने होगा, 28 रुपया हो जाएगा। इसके बाद उसने एक पैकेट स्केच पेन खरीदा है, एक पैकेट स्केच पेन खरीदा है, तो कितना रुपया हो जाएगा, 22 रुपया 50 पैसा का हो जाएगा, 22 रुपया 50 पैसा का हो जाएगा। इसके बाद में एक कैंची खरीदी है उसने, तो 17 रुपए की एक कैंची हो गई। इसके बाद में चमकीले कागज की 5 सीटें खरीदी, तो चमकीले कागज की 5 सीटें यानी कि 2.5 रुपए की, तो 5 कितने हो जाएगा, 12.5 रुपए की हो जाएगी, 12.5 की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में उसने एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदा। सजावटी स्टिकर एक पैकेट 5 रुपए का है, तो इसकी कीमत 5 रुपए है। ठीक है, उसको कितना भुगतान करना होगा, तो बच्चों आप देख लीजिए यहाँ पर कितना भुगतान करना होगा उसको। 5 2 7 7 0 5 5 10 5 या 15, ऐसे लगाइए। और 5 2 7 7 7 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 5 29 1 30, और 2 2 4 2 6 7 7 3 10, 100 रुपया 50 पैसे। 100 रुपया 50 पैसे हुई, यानी कि विकल्प नंबर ए से 100 रुपया 50 पैसे हुए। बच्चों बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार के प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न बच्चों पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। आप इसको अलग से कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे पेपर में आपको दिया जाए बस वहीं पे जो चीजें पूछी जा रही हैं आप यही इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, समय बचाइए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आपको पेपर पूरा हल हो पाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न बच्चों देखिए तीसरा। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां है, यानी कि चाहे लेफ्ट से देखा जाए चाहे राइट से देखा जाए, दोनों से स्थान जो रूही का है वो आपका 19वां है। तो कक्षा में कुल छात्र कितने उपस्थित हैं, तो बच्चों जब भी आप कुल छात्र टोटल स्टूडेंट पूछे जाएं तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, जिस व्यक्ति का दोनों स्थान दिए जाएं 19वां स्थान है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर दिया जाता है। 19 प्लस 19 माइनस 1 यानी कि 38 माइनस 1 37 आपका आंसर। 37 आपका आंसर है, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। बच्चों नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 गुणे 1 बराबर 1, 11 गुणे 11 बराबर 121, 111 गुणे 111, 1 2 3 2 1। आप पैटर्न देख रहे हैं, 1 फिर 1 2 1 फिर 1 2 3 3 2 1 किया गया है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा है। तो आप क्या करेंगे इस पैटर्न में 1 2 3 4 5, जितने बार 1 दिया गया उतनी बार संख्या में जो 1 2 3 4 5, 5 बार उल्टी गिनती कर लो, 4 3 2 1, ये आपका गुणा हो गया, ये आपका गुणा हो गया। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, पहला विकल्प सही है। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी आपको गुणा पूछा जाए 1 2 3 4 5 6,
गुणे 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करेंगे, गिनती पड़ेगी 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टी पढ़ देंगे 1 से 5 4 3 2 1, लीजिए गुणा हो गया। ठीक है, ये सीटेट पे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसने क्या कहा है, यहाँ देखिए शेषफल का दुगना कहा है। कौन? भाजक। भाजक जो है वो शेष का दुगना है, शेष का दुगना है। और शेष कितना है? 5। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा भाजक? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। आगे इसने कहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। तो भागफल कितना है बच्चों? 10। 10 बराबर भागफल गुणे 5। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो यहाँ से भागफल आपको कितना मिल जाएगा? आपको भागफल मिल जाएगा 2। अब देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाज्य या इसको संख्या कहते हैं। ठीक है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, ये आपका फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर बच्चों भाजक कितना दिया है आपका? 10। भागफल कितना आया? 2। शेषफल कितना है? 5। तो 10 दूनी 20 में 5 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25। ये आपका आंसर 25 आपका आंसर है। विकल्प नंबर ए सही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्लियर हो सबको? बताएं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। देखिए अस्मिता जो है, जो मीटिंग है, गोष्ठी है, अस्मिता वो 8:30 AM से कितने 15 मिनट पहले पहुंची है। मतलब ये 8:15 बजे पहुंची, 8:15 बजे पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है। इसका मतलब है ये आधा घंटा पहले पहुंची है, तो इसका सहकर्मी जो है वो 8:45 पे आया होगा। सहकर्मी कब आया? 8:45 पे, क्योंकि आधा घंटा पहले अस्मिता पहुंची तो 8:45 पे सहकर्मी आया। ठीक है, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। अब ये 40 मिनट की बच्चों देरी से पहुंचा है इसका सहकर्मी, तो ये कितना बजे पहुंचा है? तो बच्चों 45 में से 40 माइनस कर देंगे, 5 बचेगा। 8:05 कितने बजे? 8:05 8:05 पे सुबह ये बच्चों पहुंचा है। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? 8:05। क्लियर हुआ सबको? बताइए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब 8:15 बजे पहुंची। लेकिन फिर क्या हुआ, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंच गए। तो उसका सहकर्मी जो है वो आधा घंटा बाद आया होगा, तो 30 मिनट लेट आया, मतलब 8:45 पे उसका सहकर्मी आया। और जब 8:45 में सहकर्मी आया था तो वो गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा है। तो 40 मिनट यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यानी वो कितने बजे पहुंचा है? गोष्ठी का समय क्या था? 8:05। क्लियर हुआ? चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 का मतलब है 11:40 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पे पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? बच्चों ध्यान देना जरा, रेलगाड़ी जो पटना से चली है और कितने बजे चली है? ये 30 मई को चली है, 30 मई को चली है और कितने बजे? 11:40 पे। ठीक, इसके बाद में बीच में 31 मई भी पड़ा होगा, 31 मई पड़ेगा और फिर ये 1 जून, और 1 जून को ये मुंबई पहुंच जाता है। 1 जून को मुंबई पहुंच जाता है। तो अब आप बताइए 11:40 से और अगले दिन का 11:40 पूरा 24 घंटा हो जाएगा। 11:40 से अगले दिन का 11:40 पूरे 24 घंटा हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम आपसे ये कहें कि अच्छा ये बताइए 12 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, तो आप कहेंगे सर 20 मिनट बाकी हैं।
तो हम यहाँ 12 बजा देते हैं, यहाँ कितना पूरा 12 बजा लेंगे क्योंकि अगला समय निकालने में आसान है। तो यहाँ पर अब जो पहुंचा है ये 5:15 पे पहुंचा है मुंबई 5:15 पहुंचा है। तो ये 12 बजे से सीधे 5:15 5 घंटा 15 मिनट हो गए, 5 घंटा 15 मिनट ये सीधे सीधे हो गए। ठीक है, अब देखो बच्चों 24 घंटा ये 5 घंटा ये 20 मिनट ये मिनट है, ये 20 मिनट ये 15 मिनट ये सबको जोड़ लें तो 24 और 5 सीधा सीधा 29 मिनट 29 घंटा हो गई। और 20 और 15 कितना हो गया 35 मिनट, 20 और 15 कितना हुआ 35 मिनट। तो कुल समय कितना लगा 29 घंटा 35 मिनट, 29 घंटा 35 मिनट। ये आपका विकल्प नंबर चौथा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है। पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए भाड़ा हो गया। ठीक है, आगे उसने कहा और उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 16 रुपए दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपया पे किया, किराया दिया है। तो मंजू ने जो रुपए दिए हैं वो कितने दिए 258। अब बच्चों 258 में इन्होंने 50 रुपए जो दिए हैं वो सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए दिए। कितने किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर के लिए दिए हैं। तो इन्होंने उनके पास रुपए कितने बचे 208। 50 रुपए इन्होंने 2 किलोमीटर पे कर दिए, अब बचे 208। अब 208 रुपए जो इन्होंने पे किए हैं वो 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पे किए हैं। 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पे किए हैं। तो बच्चों 16 एकन 16, 4 बचा 16 दिया 48, 13 किलोमीटर ये हो गया। तो उसने कहा उसके घर से और रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। ये चला 13 किलोमीटर, ये चला कुल टोटल कितना चला 13 + 2 बराबर 15 किलोमीटर। कितनी दूरी है बच्चों 15 किलोमीटर है। पहला विकल्प सही है। बताइए क्या आप सबों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताएं, कमेंट करें। बच्चों क्या है 5 क्रमांक संख्याओं का योग कितना है 20। प्रथम 3 संख्याओं के क्रमांक का योग क्या होगा। देखिए 5 क्रमांक संख्याएं मान लीजिए, पहली x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2, चौथी x + 3 और पांचवी x + 4। तो इनका योग जो है वो 20 है। x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4 बराबर कुल योग कितना है 20। तो 1 2 3 4 5 x तो ये हो गया और 4 3 7 3 10 ये हो गया बराबर कितना हुआ 20। तो 5x बराबर कितना हो गया 10, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आया 2। पहली 3 संख्याओं का बच्चों पूछा है। पहली 3 संख्या ये 2 हो गया, ये 2 + 1 हो गया और ये हो गया 2 + 2। इनका योग पूछा है 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो गया 4 3 7 2 9। 9 आंसर है विकल्प नंबर चौथा वाला सही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। 1 सेंटीमीटर वाले छोटे 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों यहाँ पर 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को 48 सेंटीमीटर में व्यवस्थित करने का तरीका। देखिए क्या तरीका होगा बच्चों, जैसे 1 × 1 बराबर कितना है 48 सेंटीमीटर। 1 × 48 बराबर कितना हो गया 48
तो हम यहाँ पर 2 गुणे यहाँ पर बच्चों कितना करते हैं 24, तो 24 गुणे कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुणे कितना करते हैं 12 नहीं 16 कितना करते हैं 16, तो 16 के कितना हो जाएगा 48। और यहाँ पर 4 गुणे कितना करते हैं 12, तो कितना हो जाएगा 48। और यहाँ 5 नहीं 6 गुणे 8 कर दें तो कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पर कुल बच्चों जो तरीके हैं वो कितने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं 5, तो विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप सभी लोग बहुत ही आराम से इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जूनियर चाहे आपका हो या आपका प्राइमरी लेवल का हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो इसके आगे क्वेश्चन